नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और बात करेंगे आज बारिश की। जिस तरह से बारिश लगातार लोगों के लिए संकट बनकर सामने आ रही है, मुसीबत एक लेकर सामने आ रही है। जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जा रही है और जल निकासी की कहीं भी कोई भी जगह नहीं बनाई गई है, जिससे कि लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन शहर में अगर बात करें तो जल निकासी को लेकर के लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके स्थितियां कुछ और ही नजर आती हैं। बात सीवेज लाइन की करें, नालियां बनाई जाती हैं, इस पर मोटी रकम खर्च की जाती है, लेकिन जो स्थितियां हैं जस की तस देखने को मिलती हैं। और दावा भी होता है कि बारिश में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन शुरुआत से ही जो निकासी है उसकी सुविधा बेहद कमजोर नजर आती है। पहली ही बारिश की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती नजर आई। पहली ही बारिश में जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जा सकता है। एक तरह से आकलन आप कर सकते हैं कि पहली ही बारिश में विकास की जो पोल है पोल खोलती ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। तालाब बनती सड़कें भी दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ जो मानक है, बिना मानक स्ट्रक्चर ज्ञान के ही जहां मन होता है वहीं से जल निकासी की सुविधा दे दी जाती है, जिसके चलते बारिश के दौरान बरसात के मौसम में इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगती हैं। अगर ये भी कहें कि जिस तरह से तमाम जो प्रशासनिक अमले हैं इस पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो बरसात के मौसम में इस तरह की तस्वीर भी निकल करके सामने ना आए। फौरी तौर पर भले ही ये काम किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात कर लें इसका सही प्रयोग नहीं किया जाता। और इसी के साथ ही साथ जब ये जल निकासी की जो सुविधा है पूरी तरह से फेल हो जाती है तो पुराने शहरों में नई नई इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन ड्रेनेज मैनेजमेंट को लेकर कोई खास काम नहीं होता है। अगर कोई सिस्टम बनता भी है तो वह केवल कुछ क्षेत्र या गली मोहल्ले तक ही सीमित रह जाता है। और जल भराव के क्या कारण है ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं आपको। तो प्रॉपर जो प्लानिंग है उसमें कमी देखी जाती है, कोई भी प्लानिंग नहीं बनाई जाती है। साफ सफाई की खराब हालत, जो व्यवस्था है ये भी एक मुख्य कारण जल भराव का माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जल भराव की स्थितियां देखी जाती हैं सड़कों पर, उसको अगर ऐसे कारण निकलकर सामने ना आए, इससे बचने के कई सारे उपाय भी होते हैं, लेकिन जो नगर निगम है इस पर ध्यान नहीं देता है खास तौर पर, क्योंकि इसका प्रमुख कारण और माना यह भी जाता है कि साफ सफाई की जो हालत है खराब है, खस्ता हाल है, इसके कारण भी जो जल भराव है उसकी स्थिति बन जाती है। जगह जगह कूड़े लगना और कूड़े के जो अंबार हैं, लगते अंबार को ध्यान में रखते हुए बरसात का जब सीजन आता है तो ऐसी भी समस्याएं निकल करके सामने आने लगती हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, जिस तरह से पहली ही बारिश के जो तस्वीरें हैं लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, पोल खोलती ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, कारण क्या है? एक तो कारण प्रमुख रूप से ग्राफिक के माध्यम से तो बता दिया, लेकिन मेनली जो कारण है क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ा कारण है प्लानिंग कमीशन जो होता है, जो नगर निगम का जो प्लानिंग करता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो नालियां हैं जो बनाए गए हैं, नालियां जो है रोड के किनारे जो बने हैं, उसके बाद देखिए कूड़े के निस्तारण के लिए जो तमाम जो है योजनाएं चलती रहती हैं। हालांकि देखिए किसी मोहल्ले में जो कूड़ा घर जहां बना है उस कूड़ा घर की स्थिति आप देखिए, और जब बारिश होती है उसके पहले जो इनकी प्लानिंग रहती है कि इस बार जो है नाली की सफाई, तमाम जो है जो मलबे रहते हैं उनको हटाने का काम होना चाहिए। लेकिन जब प्लानिंग बनती है पता चला प्लानिंग को कागजी में तो कागजों पे दौड़ जाती है, लेकिन अगर स्थितियां देखें कि हकीकत में क्या होता है, अगर नालियों को साफ करने का काम जो है किस कंपनी को दिया गया है, किस ठेकेदार को दिया गया है, अगर उस पर निगरानी की जाए, या सीवरेज जब बन रहा था उस समय उसका देखना चाहिए कि अगर आपकी जो है पता चला कि सीवरेज आपका जो है 3 फीट का है और बारिश अगर हो रही 3 फीट की बारिश, क्योंकि जो बहाव का जो स्थिति है अगर 3 फीट या 2.5 फीट के अंदर होगा तो ऑटोमेटिक ओवरफ्लो होगा। तो उस स्थिति को भी देखना चाहिए कि इंजीनियर हैं, इनके तमाम जो एरिया जो बने हुए हैं जोनों में, और कभी जब दौरे पर जाएंगे वहाँ ठेकेदार काम किस तरह से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखते नहीं है। आप देखिए कैसे कई सीवरेज हैं कि जो उनको देखेंगे वो किसी से अटैच ही नहीं, उसे सिर्फ बना दिए गए हैं, और उनके जो घरों का जो पानी है वो रोडों पे है, वैसो भी जो है बरसात छोड़ दीजिए, हर मौसम में उनके घरों का पानी बाहर की तरफ जाता है।
तो ये जो प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के तहत अगर इंजीनियर और मौके पे जाएं, वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वहाँ पे निरीक्षण करें, काम होते समय वहाँ पे जाएं, वहाँ पे देखें कि गुणवत्ता क्या है। तमाम ये चीज़ें हैं, खामियां बहुत हैं नगर निगम के पास। तमाम जो है काम है, टेंडर करने की प्रक्रिया है, उसके बाद तमाम कंपनियां काम करती हैं, लेकिन जब औचक निरीक्षण की अगर बात आए कि कहीं जाकर औचक निरीक्षण कर लें, अधिकारी हैं सुबह उठे एक दिखावे के लिए, फोटोग्राफ के लिए पहुंचे, फोटो खिंचवा लिए, कहाँ सुबह औचक निरीक्षण में निकले थे, उन्होंने सफाई की व्यवस्था देख ली, नाली की व्यवस्था देख ली, चलिए ठीक है। लेकिन जब प्रॉपर वे में काम होगा और अगर निरीक्षण समय समय पर नहीं होगा तो होना ही है। पहली बरसात अगर लगातार बरसात होती रहे तो भी वही स्थितियां होंगी, और हल्की बारिश हो तब भी वही। आज पूरे प्रदेश में देखिए नगर निगम क्षेत्र के जितने भी बनाए गए हैं जो जोन हैं, वहाँ पे स्थितियां देखिए कि जो इंजीनियर हैं तमाम इनके एक्शन हैं, जो जोन में देखने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो बताइए कितना जाके गली मोहल्लों में चेक किए हैं कि हाँ कहाँ प्लानिंग के तहत काम सही हुआ है, कहाँ नालियाँ सही बनी है, कहाँ चौक होने की स्थिति है, उसको भी देखा। अगर पहले ही प्लानिंग कर ली जाए तो ऐसी स्थिति न हो। लेकिन निर्माण कार्य, लोगों के घर बन रहे हैं, वो मलबा जो बच रहा है और बह के नाली में ही आ रहा है, उनकी स्थिति क्या है, कैसे साफ सफाई की जाए। पहली बारिश होगी ऑटोमेटिक नाली में बग जाएगा। 3 फीट गहराई अगर नाली है और 1 फीट उस पर मलबा ही जम गया, 2 फीट पानी ऊपर से कितना बहेगा। तो ये स्थितियाँ देखनी पड़ेगी कि हाँ वाकई में कहाँ पे मेन जो है डैमेज हो रहा है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो बरसात चाहे हल्की हो या भारी बरसात हो तो स्थितियाँ यही बनी रहेंगी। सविता हमारे साथ जुड़ हुए हैं कानपुर से। सुरेश, जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली ही बारिश की ये तस्वीरें, अब बरसात का मौसम शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बारिश होगी और धरातल की जो स्थितियां हैं फिर से जस की तस बनती नजर आती हैं। हर बार होता है कि कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाया जाएगा और ऐसी तस्वीरें निकलकर दोबारा सामने नहीं आएंगी। बावजूद इसके फिर से वही हालत देखने को मिलती है। कानपुर के कैसे हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी देखिए वंदना, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं इस समय कानपुर के जूही ढाल पुल पर खड़ा हूं, जिस पुल को खूनी पुल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव की स्थिति वंदना इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि लोग जल भराव का एक मान नहीं लगा पाते और ज्यादा जल्दी निकलने के चक्कर में डूब कर उनकी मौत हो जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि कई लोग यहाँ पर डूब के मर गए। सबसे पहले कैमरा पर्सन से वंदना मैं कहना चाहूंगा, ये डब दिखा दे कि लाखों खर्चा करके ये डब बनाए गए थे, लेकिन सुरेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी वंदना, आपको बताना चाहेंगे, देखिए पानी किस तरीके से अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है। राहगीर नहीं आ पा रहे, नहीं जा पा रहे। इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी सरकार का, इतना ज्यादा प्रोजेक्ट लाने के बाद भी देखिए नगर निगम के ये जो बंदे हैं किस तरीके से सफाई में लगे हुए। नगर निगम के लोगों को सफाई में लगना ही पड़ रहा है। तो वंदना कहीं ना कहीं इससे ये आका जाता है, ये देखा जाता है कि सरकार की तरफ से पैसा तो आता है प्रोजेक्टों के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट सही तरीके से काम नहीं करते, जिनसे आम जनमानस को और नगर निगम कर्मियों को बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना पड़ता है। क्योंकि अवंतिका, ये जूही पुल ऐसा पुल है कानपुर में कि दोनों तरफ से यहाँ पर ढाल है और बीच में गहरान है। तो बीच में गहरान के पानी का जो अंदाजा है वो लोग नहीं लगा पाते हैं वंदना जी। तो इस कारण कई बार लोग जल्दी से निकलने के चक्कर में अपनी जान तक गवा बैठा है। हालांकि प्रशासन ने अभी यहाँ पर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर ली है कि इस तरीके से कोई यहाँ पर ना निकल पाए, और पुलिसकर्मी भी बैठाए हुए हैं कि किसी को आने जाने ना दिया जाए जब तक ये पानी निकल जाए। लेकिन वंदना जी, विषय ये उठता है, बात ये उठती है कि इतना पैसा लगाने के बाद, सरकार की नीतियां आने के बाद भी पब्लिक सुरक्षित क्यों नहीं है? आखिर ये जल भराव से निजात क्यों नहीं मिल पा रही? आखिर क्या सुरेश, यहाँ पर ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप भी सवाल ये खड़े करते नजर आ रहे हैं कि करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। इस पर किसी जो जिम्मेदार अधिकारी हो उनसे बातचीत की आपने? देखिए, अधिकारियों से बात करने पर तो अधिकारी साफ साफ बता देते कि हम वहां गए, हमने मौका मुआयना किया, चीजों को देखा और समझा, जल्द ही इन सारी चीजों से निजात मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कानपुर में अधिकारियों की, तो अधिकारियों के पास सिर्फ खाना पूर्ति करने के सिवाय वरना और कोई काम नहीं बचा है। लोगों की जान है, चाहे वो जाए, लोगों के हाथ पैर टूट जाए। जल भराव के चक्कर में इतने ज्यादा 2 दिन की बारिश में गड्ढे हो गए कि लोग गड्ढों में गाड़ियां फंस के लोग गिर रहे हैं।
तो उससे किसी भी अधिकारी को बनना देखिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आम जनता है वो अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करने में लगी है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है, एक बार फिर से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, वरना देखिए यहाँ की कितनी जग से ज्यादा बदतर स्थिति है। किस तरीके से ये लोग नगर निगम के लोग सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं, आखिर क्या फायदा इस तरीके से लाखों रुपए के प्रोजेक्ट लगाने का? वरना ये देखिए एक सोचने वाली बात है और एक विषय है, क्योंकि अगर सारा काम इन लोगों को ही करना है तो इस तरीके का ये पैसा लगाने का, इस तरीके का प्रोजेक्ट लाने का क्या मतलब बनता है? बिल्कुल सुरेश, और बड़ा सवाल है कि जब जो क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वही जब काम करेंगे तो प्रशासनिक अमला क्या करेगा? आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा और अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं एक बार जरा। ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सब को कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है। जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 FIR, ई FIR, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजेस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा। दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है। वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है, जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने
किया है। ईपीसी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है, इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कन्विक्शन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक। पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 एफआईआर, विक्टिम की एफआईआर की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है, इसमें पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार पीई का भी हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। साक्ष्यों के संबंध में भी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े, इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किए हैं। सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल, ये सब की व्याख्याएं की गई है। अब न्याय प्रक्रिया संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में काम करती हो जाएगी। हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में बनेगा। कानून बनने के बाद, संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग
तो सुन रहे थे आप अमित शाह को, जो 3 कानूनों को लेकर के बात कर रहे थे जिनमें बदलाव किया गया है और आज से लागू हो रहा है। और मॉब लिंचिंग इसमें शामिल है, राजद्रोह शामिल है, जिसको लेकर के अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। अब बात करेंगे बारिश से बिगड़े हालात। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे कुछ और ही समझा जा सकता है कि हर बार की तस्वीरें ऐसी ही आती हैं। और हमारे साथ आरपी शुक्ला, चीफ इंजीनियर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी शुक्ला जी, जिस तरह की देखा जा रहा है कि तस्वीरें कोई पहली दफा तो है नहीं जो निकलकर सामने आई, हर बार आती हैं, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, अमल में लाया जाएगा। बावजूद इसके जस की तस तस्वीरें निकलकर सामने आती रहती, क्या कारण इसका आप मानते हैं प्रमुख रूप से? मैडम, प्रमुख रूप से नालों की सफाई का नियम है अप्रैल और मई महीने में किया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। इस साल अप्रैल मई में आप चुनाव कराते रहे, जो सफाई करने वाली एजेंसी, ठेकेदार और इंजीनियर साहब हैं, तो प्राय पार्षद जी अपने क्षेत्र का ठेका लेते हैं दूसरे नाम से। और जब पार्षद जी ठेका ले रहे हैं, पूरे यूपी की बात क्या, पूरे भारतवर्ष की बात है, तो आधा अधूरा साफ करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, अखबार में छप जाता है, नाला साफ हो गया। जबकि मेन कारण जो आपने पूछा है अभी, नाला तो एक सपोज A to B, B to C नाला है, ए से चला सी तक पानी जाना है, ए भी तो आपने साफ कर दिया, अब BC लाइन आपने नहीं साफ किया। तो नाला जहां गिरना है वो मुहाने पर सफाई नहीं है। आप कितना भी ऊपर की लाइनें साफ कर दीजिए, शुरुआत करिए जहां नाला गिरना है। अब कानपुर का भी एक फोटो आप दिखा रही थी पुल की, वो नाला COD नाला में गिरता है, COD नाला पांडू नदी में गिरता है। पांडू नदी में आधा तो मकान बन गए, कॉलोनियां बन गई हैं, उन्हें कोई नहीं गिरा रहा। नाला COD नाला पांडू में जहां गिरता है वहां एकदम कचरा जमा होगा, उसको साफ कराइए। अभी जो आप रेलवे पुल का दिखा रहे हैं, पानी 1 घंटे के अंदर उतर जाएगा। तो इसको जाके कोई देखे तो साफ। तो मेन चीज है मेंटेनेंस, नाले की सफाई, और बड़े अफसर बन गए हम। अब आपने देखिए पूरे यूपी में तहसील से उठा तहसीलदार और लेखपाल, उनको जोनल अफसर आप बना दिए। उन्हें नगर निगम की वर्किंग की कोई जानकारी नहीं है कि नाला कब साफ होता है, क्यों साफ होता है, कैसे साफ होता है। तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब आ गए कानून को साफ, नगर निगम में जोनल अफसर बन गए। तो ऐसे नहीं, आप प्रशासन को पूरे रूट कॉज देखिए, अब फिर आप कहिए, एनालिसिस करिए कि नाला क्यों नहीं साफ हुआ। उन पार्षद जी के क्षेत्र में नाला जिनके यहाँ पानी भराव है, ठेकेदार कौन है? पीछे से आप देखेंगे तो वही पार्षद जी ही ठेकेदार हैं। किससे लड़ेंगे आप? राजनीति से, प्रशासन से, सिस्टम से कहाँ जाएगा? तो पब्लिक झेल है। एक्चुअली बिंदु जो होना चाहिए आपने बहुत अच्छा शुरुआत में आपने प्लानिंग की बात की, डिजाइन की बात की। मैडम पांडे, आपने प्लानिंग और डिजाइन की जो शुरुआत में बात की, किसी भी नगर निगम में प्लानिंग और डिजाइन सेल है ही नहीं। मैं तो नगर निगम का चीफ इंजीनियर रहा हूं, है ही नहीं। अब पता चला कि आप नए लोगों को आप चार्ज दे दिए, उनको जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल, यही कारण भी माना जा सकता है, क्योंकि पहले तो किसी भी अगर कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उससे पहले एक प्लानिंग बनाई जाती है, एक योजना बनाई जाती है, और उस योजना के तौर तरीकों के अंतर्गत ही अगर काम किया जाए तो जाहिर सी बात है कि ऐसी तस्वीरें ना आए सामने। समाज सेवी किरण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी, जिस तरह से माना जा रहा है कि ये भी कहा जाता है कि अगर जिले में, हर शहर में अलग अलग ड्रेनेज मैनेजमेंट किया जाए तो शायद जल भराव की स्थिति ना बने। अनम्यूट कर लीजिए किरण जी। देखिए, इसमें सबसे पहली बात जैसे शुक्ला जी ने कही है, मेंटेनेंस की कमी है। जब डंडा पड़ने लगता है तब मेंटेनेंस की याद आती है, सीजन से पहले ही मेंटेनेंस की क्यों नहीं याद आती है? और मेंटेनेंस अप्रैल मई में ही क्यों हो? मेंटेनेंस तो रेगुलर चीज है ना, ये तो रेगुलर होनी चाहिए। हमें हमारे जैसे समाज सेवियों को क्यों आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है, जबकि मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं
कि इन चीजों में कोई कोताही ना बरती जाए, आम जनता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। फिर ये मेंटेनेंस रेगुलर क्यों नहीं होता है? एकदम जब बिल्कुल मौत का तांडव मंडराने लगता है तब इनके सारे कारीगर नजर आते हैं। ये तो गलत बात है ना। सड़कों का मेंटेनेंस, नालियों का मेंटेनेंस, नालों का मेंटेनेंस, सीवेज सिस्टम, ये क्यों नहीं काम कर रहा है प्रॉपर? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नालों की जब सफाई होती है, मैं भी एक समाज सेवी हूँ और जाती हूँ जगह जगह, नाले तो साफ होते हैं लेकिन वो कूड़ा निकाल करके नालों के बगल में ही लगा दिया जाता है और कहने पर ये कहा जाता है जब ये सूख जाएंगे तब उठाने वाले कर्मी आएंगे। तो वो नाले का जो कूड़ा निकला है वो फिर से नाले में चला जाता है। तो आप सफाई क्या कर रहे हैं? आप सफाई क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और जिनको ठेका दिया है उनकी जेबें भर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एज समाज सेवी, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें देखती हूँ और बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें देखती हूँ। जगह जगह कूड़ों का ढेर देखती हूँ। वो कूड़ा आखिर जाता कहाँ है? बरसात में बह के नाले में ही तो जाएगा ना। बिल्कुल, तो और ये उसका बड़ा क्यों- सवाल भी हो जाता है। अच्छा सवाल भी आपने उठाया कि जो ये कूड़ा इकट्ठा किया जाता है तो वो कूड़ा जाता कहाँ है, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा भी है। अगर इस पर ही जांच की कर ली जाए तो शायद ऐसी भी तस्वीरें ना निकल के आए। जल निकासी की समस्या, जल निकासी की जो व्यवस्था वो बनाई नहीं जाती। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं बारिश से बिगड़े हालात के एक और, जहां देखा जा रहा था भीषण गर्मी से, चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश का इंतजार किया जा रहा था और बारिश होने पर ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं जहां पर बद से बदतर होती नजर आ रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।